हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एसजेएफ को कंप्लीट किया, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एसआरटीएफ को। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सबसे पहले टॉपिक में। बिकॉज हमें बहुत कुछ पढ़ना है, तो हम पूरे फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे। फास्ट फॉरवर्ड यानी कि मैं इस पेस में चलूँगा कि आपको समझ भी 100% आए और आप जल्दी कर भी पाएँ। ठीक है, तो चलिए पैतरा अपनाते हैं। चलिए, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को समझना बहुत इजी होगा अगर आप लोगों ने एसजेएफ समझा हुआ है, जो मैंने कि प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है। तो बेटर होगा कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देख के आएँ, एसजेएफ को समझ के आएँ, तभी आपको एसआरटीएफ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि आपने समझा कि एसजेएफ में जिसका टाइम कम होता है हम उसे रन करते हैं। समझ में आया। एसआरटीएफ क्या है? एसआरटीएफ उसी का प्रीएम्प्टिव वर्जन है। क्या है ना? प्रीएम्प्टिव वर्जन। ये उसी का प्रीएम्प्टिव वर्जन है। ठीक है, तो चीज़ ये है ना कि इसमें हम क्या करते हैं कि हर टाइम के यूनिट पे हम चेक करते हैं कि किसका कितना टाइम बचा हुआ है, और जिसका सबसे कम टाइम बचा हुआ होगा हम उसे रन करेंगे। समझ में आ रहा है? इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग समझते हैं एसआरटीएफ में कि हम किस तरीके से हर चीज़ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये भी एक तरीके का एल्गोरिथम है जिसके थ्रू कि हम प्रोसेस को रन करने के लिए भेजते हैं सीपीयू में। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम को समझते हैं हम कैसे करते हैं। तो हम ड्रॉ करते हैं गांट चार्ट। ठीक है, गांट चार्ट में हम क्या ड्रॉ करेंगे ना, जैसे कि हमने देखा कि अराइवल टाइम स्टार्ट हो रहा है 0 से। ठीक है, ओके, तो सीपीयू का नॉर्मल टाइम हम स्टार्ट करते हैं 0 से, राइट। तो हमने स्टार्ट किया 0 से, और 0 टाइम यूनिट पे प्रोसेस P1 ऑलरेडी अराइव्ड है। ठीक है, तो प्रोसेस P1 को हम सबसे पहले रन करने के लिए डालते हैं एट टाइम 0। जब एक यूनिट टाइम कंप्लीट हो जाए तब हम पुनः चेक करेंगे, यानी कि फिर से चेक करेंगे कि कौन से प्रोसेस को अभी रन करना है। क्या मेरा P1 कंटिन्यू करेगा या फिर कोई और प्रोसेस आके उसका जगह लेगा। तो 1 सेकेंड बाद इसका बर्स्ट टाइम कितना बच जाएगा ना, 6 सेकेंड बच जाएगा। ठीक है, जो कि एक्चुअली में इस एल्गोरिथम का मतलब है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी कि जिसका कम टाइम बच गया है वो पहले रन होगा। तो एट टाइम 1 1 सेकेंड बाद कौन अराइव हुआ? प्रोसेस P1 तो अराइव हो चुका था, प्रोसेस P2 भी अराइव हुआ। दोनों में से समय किसका कम है, यानी कि बर्स्ट टाइम किसका कम है, एग्जीक्यूशन टाइम किसका कम है? वो है प्रोसेस P2 का। तो हम डालेंगे प्रोसेस P2 को अंदर। समझ में आया। अब फिर से एक टाइम यूनिट बाद हम फिर चेक करेंगे कि क्या कोई और प्रोसेस आया। जी हाँ, प्रोसेस P3 आ गया। ठीक है, तो अच्छा, प्रोसेस P3 जब आया इसका टाइम यूनिट बच गया था 4। अब P3 P2 में से किसे रन किया जाए? तो हम रन करेंगे प्रोसेस P3। ओके, क्योंकि उसका टाइम कम है। फिर एक यूनिट बाद फिर हम चेक करेंगे कि अब किस प्रोसेस को रन करना है। एक यूनिट बाद जब हम चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि प्रोसेस P4 भी अराइव हो चुका है और इसका टाइम बच गया होगा 2। अब इन दोनों में से किसे रन किया जाए? तो हम रन करेंगे प्रोसेस P4 को। ठीक है, अच्छा, P4 को रन करेंगे, फिर हम एक यूनिट बाद चेक करेंगे कि एक यूनिट बाद एक और प्रोसेस अराइव कर रहा है, प्रोसेस P5। ठीक है, और P4 का जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि P4 मेरा पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। ठीक है, रैम से कट चुका है। जब प्रोसेस P5 आया तब इतने सारे प्रोसेस ऑलरेडी थे। अब किसे पहले रन किया जाए? प्रोसेस P3 को किया जाए कि P5 को किया जाए, क्योंकि दोनों का रिमेनिंग टाइम तो सेम है। तो क्वेश्चंस में दिया होगा कि अगर PID नहीं, मतलब कि अगर बर्स्ट टाइम सेम हो जाए, अगर बर्स्ट टाइम सेम हो जाए तो उस केस में जिसका भी अराइवल टाइम कम हो उसे पहले रन किया जाए, रन फर्स्ट। यानी कि अगर बर्स्ट टाइम सेम है तो उसके अराइवल टाइम को चेक करो और उसे पहले रन करो, जिसका अराइवल टाइम कम हो। तो मेरा P3 और P5 में से अराइवल टाइम किसका कम है ना? P3 का कम है। ये दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में दिया होंगे, ये पूछे होंगे। ये कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं होता कि ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चंस में दिए होंगे।
तो उस हिसाब से हमारा कौन सा प्रोसेस रन होना चाहिए, हमारा प्रोसेस P3 रन होना चाहिए। कब तक, अगेन 1 सेकेंड तक, राइट, क्योंकि 1 सेकेंड बाद एक और प्रोसेस आ रहा है जिसका कि टाइम बचेगा 1, इसका टाइम 1 सेकेंड बाद 1 बचा और 6 का भी टाइम 1 है। अब इन दोनों में से किसे रन किया जाए, फिर से प्रोसेस P3, क्योंकि प्रोसेस P3 का क्या कम है, अराइवल टाइम कम है। अच्छा, 6 टाइम यूनिट तक चला। अच्छा, अब यहाँ तक चलने के बाद मेरा प्रोसेस P3 ख़त्म हो चुका है, इसे भी हम काट लेते हैं। बचा कौन कौन, P1, P2, P5 और P6। अब इसमें से किसे रन किया जाए, तो हम रन करेंगे प्रोसेस P6 को। कितने समय तक रन करेंगे, 1 सेकेंड, क्योंकि इसका बॉस टाइम 1 है, ठीक है। तो हम इसे रन करेंगे 7 सेकेंड तक। अब ये भी कट चुका, अब कौन बचा, 1, 2 और 5। अब इनमें से किसे रन किया जाए, तो प्रोसेस P5 का मेरा बस टाइम है 2, तो हम इसे रन करेंगे। कहाँ तक रन करेंगे ना, 2 सेकेंड तक रन करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो भी प्रोसेस आएंगे वो सब ऑलरेडी अराइव हो चुके हैं और जिनका कि बस टाइम इससे ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इस कारण से हम इसे पूरा 2 सेकेंड तक रन करने वाले हैं और ये अगेन डिलीट हो गया, ठीक है। अब होने के बाद अब बच्चा P1 एंड P2, इनमें से किसे रन किया जाए, तो हम रन करेंगे प्रोसेस P2 को, क्योंकि उसका अगेन रिमेनिंग टाइम सबसे कम है। तो 4 यूनिट टाइम तक यानी कि 13 सेकेंड तक वो रन करने वाला है। फिर एट लास्ट ये सब 0 हो जाएगा। फिर एट लास्ट मेरा प्रोसेस P1 रन होगा टिल टाइम यूनिट 19। यहाँ तक समझ में आया। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि गांट चार्ट SRTF में किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। अब उसी हिसाब से हम टेबल भी बनाएंगे। टेबल मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था कि टेबल कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो हम उसे फिर से दोहराते हैं टेबल को, ठीक है। तो हम टेबल में सबसे पहले बनाएंगे क्या ना, PID प्रोसेस का ID, देन कंप्लीशन टाइम, देन टर्न अराउंड टाइम, देन वेटिंग टाइम, देन रिस्पॉन्स टाइम। ओके, इतना पहले करते हैं, फिर आगे बाद में करेंगे। अच्छा, अब इसका एक एक चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यानी 6 प्रोसेस हैं। कंप्लीशन टाइम कितना है 1 का, P1 का कंप्लीशन टाइम है 19, यानी कि इसका कंप्लीशन टाइम हो गया 19। ओके, अब P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है 13। ओके, P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है 6। ओके, P3 हो गया। ओके, अब P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P4 का हो जाएगा मेरा 4। ओके, P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P5 का है 9। ओके, P6 का कंप्लीशन टाइम है 7। अब हम बात करेंगे टर्न अराउंड टाइम के बारे में। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि कितने समय कोई भी प्रोसेस रैम में एग्जिस्ट करता है। तो इस समय पे मुझे बताओ कि P1 मेरा रैम में कितने समय तक एग्जिस्ट किया। वो अराइव किया 0 सेकेंड में, कंप्लीट हुआ 19 सेकेंड में। तो उसका टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ, 19 - 0। तो ओके, तो ये हो जाएगा मेरा 19। उसी तरीके से P2 का कितना होगा, 13 - 1, बिकॉज वो 1 सेकेंड पे अराइव हुआ था। तो ये हो जाएगा मेरा 12। P3 का कितना होगा 6। P3 का मेरा हो जाएगा 6 - 2, क्योंकि वो 2 सेकेंड पे अराइव हुआ था। तो ये हो जाएगा मेरा 4। उसी तरीके से P4 का हो जाएगा 4 - 3 दैट इज़ 1। P5 का हो जाएगा 9 - 4 दैट इज़ 5। P6 का हो जाएगा 7 - 5 दैट इज़ 2। ये हो गया मेरा टर्न अराउंड टाइम। इतने समय तक ये रैम में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे वेटिंग टाइम के ऊपर, ठीक है, कि उसने वेटिंग टाइम कितना रहा, मतलब कि हर एक प्रोसेस का रैम में कितना वेटिंग टाइम रह रहा है। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो उसे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल बर्स्ट टाइम होगा उसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, इसका था 7, इसका था हमारा 5, इसका था हमारा 3, इसका था 1, इसका था 2, इसका था 1। ओके, तो इसी हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। टर्न अराउंड टाइम है 19 - 7 कितना हो गया 2 - 12। तो 12 हो जाएगा मेरा वेटिंग टाइम। ओके, अब इसकी बात करें तो 12 - 5 कितना हो गया 7। इसमें हो गया 4 - 3 हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1 - 1 दैट इज़ 0। ये 0 सेकेंड तक वेटिंग किया, वेरी गुड। ओके, 5 - 2 हो जाएगा 3, 2 - 1 हो जाएगा दैट इज़ 1। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे खेला आ जाएगा। ये प्रीएम्प्टिव है। अब प्रीएम्प्टिव के केस में रिस्पॉन्स टाइम अलग होता है,
ठीक है। तो रिस्पॉन्स टाइम हम समझते हैं, P1 को रिस्पॉन्स कब मिला था, 0 सेकेंड में, और उसने अराइव कब किया, 0 सेकेंड में। तो जब रिस्पॉन्स मिला माइनस जब अराइव किया, 0 माइनस 0 दैट इज 0, ओके। तो रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा मेरा 0 P1 के लिए। उसी हिसाब से P2 के लिए कब उससे पहला रिस्पॉन्स मिला, एट टाइम 1 सेकेंड उसे पहला रिस्पॉन्स मिला, अराइव हुआ उसने वो 1 सेकेंड में, तो इसका भी रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0, ठीक है। P3 की बात करें तो P3 को पहला रिस्पॉन्स कब मिला, 2 सेकेंड में, ठीक है। तो वो अराइव कब हुआ था, वो भी 2 सेकेंड में अराइव हुआ था, तो 2 माइनस 2 दैट इज की 0, ओके, वेरी गुड। P4 को रिस्पॉन्स कब मिला, P4 को रिस्पॉन्स मिला 3 सेकेंड में, वो अराइव भी हुआ था 3 सेकेंड में, तो ठीक है। तो P4 का भी हो जाएगा 0। अरे बाप रे, क्या चल रहा है ये। P5 की बात करते हैं। P5 को पहला रिस्पॉन्स मिला 7 सेकेंड में, और वो अराइव कब हुआ था, 4 सेकेंड, यानी 7 माइनस 4 3, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा 3। अब बात करते हैं P6 के रिस्पॉन्स टाइम के बारे में। P6 का रिस्पॉन्स टाइम है दैट इज़ की 6 सेकेंड, अराइव हुआ था वो 5 सेकेंड में, तो 6 माइनस 5 दैट इज़ 1, ठीक है। अब आप एवरेज निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अब उसी हिसाब से इसका शेड्यूल लेंथ कितना हो जाएगा, शेड्यूल लेंथ हो जाएगा टोटल 19, और थ्रूपुट कितना हो जाएगा, थ्रूपुट हो जाएगा इसका टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट इज 6 डिवाइड बाय 19, यानी कि टोटल शेड्यूल लेंथ, ये हो जाएगा हमारा थ्रूपुट। समझ में आया। तो इसी तरीके से हमने सारे चीज़ को कैलकुलेट किया। ये हमारा प्रीएम्प्टिव में इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे ही कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है, हम फटाक से एक जो लो प्रायोरिटी होता है हम उसे प्रीएम्प्ट करते हैं। प्रीएम्प्ट मतलब कि उसे हटा देते हैं, खुद चले जाते हैं, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को वहाँ पे डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम काम करता है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से बहुत अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहिए, और आपकी सपोर्ट से ही हमें यहाँ तक पहुँचा हूँ, और उम्मीद है कि आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और भी आगे चलना है, बहुत कुछ अपलोड भी करना है, ठीक है। तो बस सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।